साथियों, नमो बुधाय, जय भीम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सतीश बौद्ध है। आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज कुछ चर्चा करना चाहता हूँ डॉक्टर अंबेडकर एंड हिज कॉन्स्टिट्यूशन करके नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ। सीरीज का नाम है डॉक्टर अंबेडकर एंड हिज कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर अंबेडकर और उनका संविधान। ये जो संविधान बनाया बाबा साहब ने, इसके पीछे बड़ी एक गूढ़ समझ रही थी और कुछ एक मतलब समाज के बहुत सारे लोग थे और उस समय कांग्रेस ही सबसे ज़्यादा मजबूत दल था। कुछ एक सवाल है या जानकारियां भी हैं आपके लिए, मैं बताना चाहता हूँ कि संविधान सभा का प्रतिफल है भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। सवाल मैंने कुछ लिखे हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल जानकारी के लिए कि क्या आप जानते हो कि संविधान सभा में जो 296 सदस्य लोग चुन करके आए थे, प्रतिनिधि थे, चुनाव हुआ था उनका बाकायदा। तो 296 लोग जो चुन करके आए थे, तो उस समय उनको चुनने के लिए मतदान करने वाले लोग कौन थे, उनकी क्या योग्यता थी? क्या उस समय उन सदस्यों को चुनने वाले लोग क्या आज के जैसे मतदाता की तरह ही थे या उनमें कोई फर्क था? आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय इन संविधान सभा के सदस्यों को चुनने का अधिकार केवल उन लोगों के पास था जिनके पास या तो संपत्ति हो या फिर शिक्षा हो, और दोनों। तो आप सोचिए, जिस समय इस संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा था, वो जो शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोग थे, वो ना तो शिक्षित थे, ना उनके पास धन संपत्ति थी। तो ऐसे में पटेल ने ठीक ही कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर, संविधान सभा में घुसने के लिए तुम्हारे लिए हमने ना सिर्फ दरवाजे ही बंद किए हैं बल्कि सारी खिड़कियां भी बंद कर दी हैं। इसीलिए तो कहा था, क्योंकि मत अधिकार केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त था जिनके पास पढ़ाई लिखाई थी और जिनके पास जमीनें थी। यही तो हुआ था। बड़ी मुश्किल से जो है बाबा साहब संविधान में पहुंचे थे, संविधान सभा में, माफ कीजिएगा। तो कुछ एक जानकारी और है। तो जब ये संविधान सभा का चुनाव हो रहा था, तो इनके सदस्यों का चुनाव 1931 में हुई जो जनगणना थी उसके आधार पर किया गया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में उस समय 25 करोड़ लोग निवास करते थे, यानी कि भारत के नागरिक 25 करोड़ थे। लेकिन इस 25 करोड़ में से 11.5 लोगों ने ही वोट किया। इतना कम वोट प्रतिशत क्यों? इतना कम वोट प्रतिशत क्यों? क्योंकि इनकी जो शर्तें लागू हुई थी, वो शर्तें बस इतने ही लोग पूरा कर सकते थे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते थे। तो आप सोचिए, कांग्रेस का आंदोलन आज़ादी का आंदोलन नहीं था, ये सत्ता प्राप्ति का आंदोलन था कि किसी तरह से अंग्रेज यहाँ से चले जाएं और हमें सत्ता की चाबी प्राप्त हो। वो आज़ादी का आंदोलन नहीं, सत्ता प्राप्ति का आंदोलन था। ये बड़े शातिर लोग थे। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो संविधान सभा में 296 लोग पहुंचे थे, इनमें से एक बड़ी भारी संख्या थी उन लोगों की जिनकी अपनी रियासतें थी, जो रियासतदार थे, राजे रजवाड़े हुआ करते थे। तो लोग कहते हैं कि सरदार पटेल ने सारे देश को एकजुट कर दिया, लेकिन एकजुट करने का जो माध्यम था वो यही तो था कि हम तुम्हें संविधान सभा में जगह देंगे, हम तुम्हें संसद में जगह देंगे। और यही तो हुआ। जमींदारों की जमींदारी भी बचाई इन लोगों ने और उनको सत्ता पर भी काबिज करवाया और पूरे देश में ये मैसेज फैलाया कि इन सरदार पटेल ने पूरे देश को जोड़ दिया। अरे कहाँ से जोड़ दिया भाई?
ताकतें तो आपने उनको वापस उतनी ही दे दी। कौन कहता है कि संविधान बनने के बावजूद भी जमींदार और रियासतदार और रजवाड़े उतने ही मजबूत नहीं थे? मजबूत उतने ही थे, उनके पास उतनी ही जमीनें थी, उनके पास उतना ही रकबा था, उतना ही धन संपदा थी। बस सैन्य शक्ति भारत सरकार में शामिल हो गई, इतना ही तो था। अन्यथा जीवन तो फिर भी राजाओं का जी रहे थे। आम जनता के पर जो शोषण हुआ करता था वो हुआ ही करता था। तो ये बकवास है कि जो है पूरे देश को जोड़ा था, लेकिन पूरे देश को जोड़ने के लिए उन्होंने इन राजे रजवाड़ों को मजबूती प्रदान की थी। ये हुआ था। मैं बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूँ संविधान सभा का निर्माण से लेके, तो क्योंकि ये सफ़र थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि इस सीरीज का नाम है डॉक्टर अंबेडकर एंड हिज कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये लंबा चलेगा, तो इसको हम लेके चलेंगे। तो बिल्कुल स्क्रैचिंग स्टेज से आपको बताता चल रहा हूँ कि क्या क्या हुआ था, किन लोगों ने क्या किया। आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि मुस्लिम लीग ने तो बाइकाट कर दिया था संविधान सभा का। वो तो छोड़ गए, उन्होंने तो सेपरेट मुल्क की मांग कर ली थी, तो इसलिए संविधान सभा में आने का उनका कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन जगह तो थी ना मुस्लिम लीग के लिए। तो मुस्लिम लीग के लोगों की जो जगह थी वो कांग्रेस के लोगों ने भरी। अब आप सोचो, कांग्रेस का प्रतिद्वंदी कौन रहा? कोई भी नहीं। तो जब कांग्रेस का प्रतिद्वंदी कोई रहा ही नहीं, तो बहुमत किसका होगा? कांग्रेस का ही होगा ना। तो कांग्रेस अकेले ही रेस में दौड़ रही थी और खुद ही खुद से जीत गई। उसका परिणाम पता है क्या हुआ? सरदार पटेल को कहा गया कि वो जो है पूरे देश को एकीकृत कर रहे हैं, पूरे देश को जोड़ रहे हैं। जानते हो कैसे जोड़ा? साथ में उसने संविधान सभा में इन राजे रजवाड़े लोगों को जोड़ा, साथ ही साथ सामंती लोगों को, पूंजीवादी लोगों को जोड़ा, और उच्च वर्ग के धनाढ्य लोगों को जोड़ा। संविधान सभा में यही लोग थे। जो सच्चा नेता था, जमीन से जुड़ा हुआ था, तो एक ही नेता था ना, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसे भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। उसको भी अंदर लाने के लिए न जाने कितनी मेहनत और जद्दोजहद करनी पड़ी, वो आगे के एपिसोड में बताऊंगा। तो इन्होंने कहाँ देश को जोड़ा, और उसी रास्ते पे आज बीजेपी भी चल रही है। वो भी तो आज जो है पूंजीवादी सामंतवादी ताकतों को मजबूत करने में लगी हुई है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि संविधान सभा का पहला सत्र जो है 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ। 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन राजेंद्र प्रसाद को जो अध्यक्ष बनाया वो 11 तारीख को बनाया, 11 दिसंबर 1946 को। ये कुछ एक पॉइंट है जो हमें पता करने चाहिए, क्या कारण था। जब पहली सभा हुई थी उसी समय ये डिसीजन क्यों नहीं लिए गए थे, क्या कारण था। एक और आज के सेशन का एक आखिरी सवाल, 10वां बात आपके बीच में रखूंगा कि क्या आप जानते हैं कि पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव के संदर्भ में बाबा साहब ने 17 दिसंबर 1946 को पैराग्राफ 5, 6, 7 को निराशाजनक और बौद्धिक शब्द जाल कहा, और पैराग्राफ 4 को अंतर्विरोधी बताया, क्योंकि संविधान में ऐसा करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो इस संबंध में थोड़ी और सोचते रहिएगा। अगले एपिसोड में मैं इस संबंध में जानकारी दूंगा कि बाबा साहब ने इसे निराशावादी क्यों कहा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बद आपसे विदा लेता हूँ। अगली कड़ी में फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए डॉक्टर अंबेडकर एंड हिज कॉन्स्टिट्यूशन। जय भीम।